बर्कले हार्टले को समझ लीजिए कि किस विलियन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हुआ है होता है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। किसके थ्रू? बर्कले हार्टले के उपकरण द्वारा, उसके विधि द्वारा। ये कौन सा नियम पर आधारित है कि कोई ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है, उसको हम रोकेंगे, रोकने के लिए हमें कितना दाब लगाना पड़ेगा, उस सिद्धांत पर आधारित है। यानी हमें दाब तो पता ना, हम जो लगाएंगे वो दाब तो हमें पता रहेगा ना। जैसे मेरे पास बैंगन है, ये बैंगन कितना किलो है, ये कैसे पता लगाता हूँ? मतलब सब मशीन में रख देते हैं, हो जाता है सर। अरे यार वैसा वो मशीन में, तो मशीन वाले ने क्या सोच के बनाया होगा, ये भी तो सोचो। तो बैंगन को तौलने के लिए क्या करते हैं आप लोग? एक तराजू लेते हैं, पहले वाले पुराना वाला याद करो, तराजू देखे थे आप? नहीं देखे थे, है ना? अब वो बैंगन जो है एक पलड़े में तो रख दिए, है ना? एक बैंगन आपने उस पलड़े पे रख दिया, एक बैंगन लो ना, बैंगन आपको बॉटल दिख रहा है, अलग बात है, चलो बैंगन रख दिया, ठीक है। अब दूसरे पलड़े में क्या रखेंगे? ये बैंगन कितना वेट है, तो दूसरे पलड़े में हम वो वेट रखेंगे जो इस दाब को इक्वल करे। तो हम इधर क्या करते हैं, थोड़ा रखिए, थोड़ा और कुछ रखे, थोड़ा और कुछ रखे, फिर वो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो दोनों बराबर हो जाता है। तो एक कांटा रहता दिखता है ना? तो वो जो है हमने क्या किया, इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को रोकने के लिए हम इधर भी उतना ही खिंचाव लगाए, उल्टे दिशा में। तो वो ताकत जो है वो हमें पता चल गई, इस जगह पे हमने कितना लगाया, 1 किलो रखा, 2 किलो रखा, 4 किलो का, 500 ग्राम रखे, 200 ग्राम, जो भी रखे, यस। तो इस तरह से किसी चीज़ को तौला जाता है। बिल्कुल वही कहानी है। ये प्रेशर, ये गति कर रहा है, उसको रोकेंगे, कितना लगाना पड़ेगा कि रोक सकेंगे? क्लियर, समझ में आ गई? तो क्या हुआ, आधार क्या है? परासर की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाई गई दाब के बराबर को हम क्या कहेंगे? परासन दाब कहेंगे। उसी सिद्धांत पर हम काम करते हैं। इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर एक फिगर दिखाते हैं आपको, ठीक? इसके जगह पे मैं अपने हाथ से बनाया वो फिगर दिखाता हूँ आपको, ठीक? आपको बनाना ये है ना, आपको जैसे लगता है यहाँ डबल पाइप नली, ऐसा नहीं बनाना। ये एक्चुअली मोटा दीवार को दिखाने के लिए बनाया गया, ठीक है? एक पाइप है, यस। इस पाइप के एक सिरे पर मैंने कॉर्क लगाया, दूसरे सिरे पर भी कॉर्क लगाया। ये पाइप जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ है, सिरेमिक का बना हुआ है। सिरेमिक समझते हो? अरे चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी का चीनी मिट्टी है, या जो हमारा ये मिट्टी लाल मिट्टी का जो बना नहीं होता, लाल मिट्टी नहीं बोलते, पकाते हैं लोहे तो मटके वगैरह जैसा होता है। तो ये क्या होता है, इसमें पोर्स होते हैं, ठंडी के दिनों में उसमें पानी भर के रख देते हैं, पानी बाहर आता है, हवा पड़ता है तो ठंडा हो जाता है। साइंस ये नहीं कि मटके में पानी भरने पर ठंडा होगा, उसके छेद को बंद कर दो, पानी बाहर आएगा नहीं, ठंडा ही नहीं होगा। एक्चुअली क्या, वो वेपोराइजेशन की वजह से ठंडा हो रहा है, अच्छा खासा ठंडा होता है, ऐसा छोटा मोटा नहीं, ठीक है? तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, मैं लिख देता हूँ नाम, लिख दूँ? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। देखो, एक अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होगा, जो हमारी शरीर से स्किन से बना होगा, या किसी क्या बोलते हैं, किसी जानवर के स्किन से या फिर छिलके से बना होगा, इस टाइप का होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक या जैविक झिल्ली कहेंगे। लेकिन ये कैसा है? रासायनिक है। तो किससे बना हुआ है? कॉपर फेरोसाइनेट से बना है, Cu2FeCN6 से बना हुआ है। कॉपर फेरोसाइनेट इसका नाम है। नाम याद करो नाम क्या? कॉपर फेरोसाइनाइड। मैंने क्या कहा? कॉपर फेरोसाइनाइड से बना हुआ, ठीक? ये झिल्ली एक्चुअली ये सिरेमिक का एक ट्यूब है, उस ट्यूब के ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड का एक कोटिंग लगा हुआ है, बहुत बारीक झिल्ली हो जाती है वो, यानी एक अर्धपारगम्य झिल्ली बन जाता है। हमने लगाया और उसके दोनों साइड में कॉर्क लगा करके एक तरफ हमने कैपिलरी लगा दिया, केशनली का बारीक, जैसे थर्मोमीटर देखे हो ना, पारा वाला थर्मोमीटर की जो कांच की मोटाई बहुत मोटी रहती है, लेकिन अंदर से एक पतली सी ट्यूब होता है, यानी जहाँ पे स्पेस बहुत पतली रहती है, इसको केशनली का बोलते हैं, केश जैसी पतली करके।
दूसरे साइड में हमने एक पाइप के थ्रू रिजर्वायर जोड़ दिया, जहां पर हम टोटी लगा हुआ है, यहां पे कोई लिक्विड लेंगे वो अंदर आ सकता है। क्या है मैं बताऊंगा। इस ट्यूब के ऊपर, ये ट्यूब जो है एक और ऊपर कवर ट्यूब से लगा हुआ है। ये ट्यूब है पूरा, जैसे पेन है, पेन के अंदर रिफिल रहता है ना, और रिफिल पर रहता है, सही वैसे ही समझ लो। लेकिन ये दोनों साइड से बंद है, पैक है ये भी, तो ये भी क्लोज है, पैक है पूरा, ठीक। अब यहाँ पर इस जो ऊपर वाला पाइप है उसमें एक छोटा सा होल से एक पाइप निकला हुआ है। इस पाइप से एक पिस्टन और सिलेंडर लगा हुआ है, तो ताकि उसको प्रेशर लगा सके। और उसी साइड से लगा हुआ है एक क्या बोलते हैं, प्रेशर गेज, जिसको हम हिंदी में कहेंगे दाब मापी, दाब मापी, ठीक है। रिजर्वायर मैं हिंदी में लिख देता हूं, कीप लिख देते हैं, ये टोटी हो गया। चलो लास्ट कर देते हैं, खत्म, थोड़ा सा रखिएगा बस, हो गया, क्लियर है। अब क्या होगा, मैंने इसमें ऊपरी यहां से होकर के डाल देंगे लिक्विड, ये सॉल्यूशन है, लेकिन अंदर जो है वो विलायक है। पानी ले लेते हैं। अगर मैं यूरिया का सॉल्यूशन है उसका मैं परासरण दाब निकालना चाहता हूं, तो मैंने ये ऊपर वाला ट्यूब में यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ पे भी आएगा, दोनों सेम भाग है क्योंकि दोनों तरफ से कवरिंग है, यस। तो इसमें विलयन भर दिया, यहाँ पर मैंने विलायक भर दिया। विलायक इतनी मात्रा में लिया मैंने इसमें कि इसमें एक निश्चित दूरी तक आ गया, और यहाँ पर उसमें एक संकेत लगा दिया मैंने, एक सिंबल लगा दिया, ठीक। अब चालू करते हैं प्रोसेस। ये पूरा हो गया, मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली में विलायक भरा, यहाँ पर विलयन भरा, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा के रख दिया। मैं क्या देखता हूँ, ध्यान से सुनिए। कुछ समय बाद जैसे ये प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद ये पूरा हो गया, टोटी मैंने बंद कर दिया है, करेक्ट, यहाँ तक भरा हुआ है विलायक। मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड जो कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको पानी थोड़ा बहुत, एक बूंद पानी भी अगर कम हो रहा है, इसका एक बूंद पानी भी कम हो रहा है तो कम होगा, ये सीधा गिरेगा, यस। एक बूंद पानी बढ़ गया तो सीधा ऊपर जाएगा, यस। थोड़ी मात्रा, तब इसी बात को समझना, जब परासरण की क्रिया होगी, यहाँ तो टोटी बंद कर दिया तो यहाँ से तो आना जाना नहीं होगा कुछ, तो जो भी होगा इधर दिखाई देगा। तब देखिए जब ऑस्मोसिस की क्रिया होती है तो ये विलयन की तरफ जाने लगेगा, तो इसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, कम होगी मतलब नीचे गिरेगा, सीधे सा मतलब है। लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये पानी जितना उतना ही रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर लगाना पड़ेगा। किस में प्रेशर लगाना पड़ेगा, सॉल्यूशन में, विलयन में। तो विलयन में प्रेशर लगाऊंगा, ये प्रेशर विलयन में जाएगा, विलयन का प्रेशर किस पे पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, सही है। विलयन का प्रेशर इस पर पड़ेगा, तो जब इसका प्रेशर इस पर भी पड़ेगा तो क्या होगा, मैं इतना ज़्यादा लग गया तो फिर उल्टा और रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इतना प्रेशर इस जगह पे लगाता हूँ, इसको कहूँगा उपयुक्त दाब कह सकता हूँ, हाँ। इतना दाब लगाऊंगा कि ये जो लिक्विड है ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो ये काम मैं यहाँ पे करता हूँ। थोड़ी देर एडजस्टमेंट चलेगा, फिर इतना यहाँ पे लेवल आ जाएगा कि ये अब लिक्विड कहीं नहीं जा रही है। हो सकता है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो उल्टा चलने लगा थोड़ी देर तक, फिर उसको थोड़ा कम करूँगा, ये चलता रहेगा, थोड़ी देर चलेगा प्रोसेस। इसमें क्या रहता है, एक स्क्रू लगा रहता है प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, और वो एडजस्ट हो जाता है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पर लिक्विड इतना आ गया। जब लिक्विड इतना आया तो ये प्रेशर डाल रहा था, ये भी प्रेशर डाल रहा था, तो इक्वल हो गया दोनों। जब ये इक्वल होगा तो ये प्रेशर कहाँ पे आएगा, इस लिक्विड पर आएगा ना, किस पर, सॉल्यूशन पर। और सॉल्यूशन किससे कनेक्ट है, दाब मापी से प्रेशर गैस पे। तो प्रेशर गैस पर उसका जो कांटा है एक खास दूरी तक चली जाएगी, क्योंकि वो प्रेशर नाप रहा है। तो इस तरफ जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर एक्चुअली किसका है, विलायक का, विलयन की तरफ, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये है साइंस इसका। तो इनके मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सारा विधि वगैरह सारी चीज़ें लिख दी हैं मैंने, जो बताया वो आपके पास है। इसके लाभ देख लीजिएगा, इसका क्या बेनिफिट है। देखें, पहली बार था अर्धपारगम्य झिल्ली पर इस पर कोई दबाव नहीं पड़ा। देखो इधर का दबाव पड़ रहा था, उधर भी दबाव डाले, हमने इक्वल कर दिया उस दबाव को। एक आदमी इधर से धक्का मारा तो मैं इधर जाऊंगा, एक आदमी इधर से दबा लगेगा मैं इधर जाऊंगा, ठीक।
दोनों तरफ से दबाव लगा, मैं वहीं पे रहूँगा, हाँ, और मैं ठीक ठाक बंदा हूँ तो मैं पिचकूँगा भी नहीं, है ना, और नहीं तो फिर ठीक। एक फिल्म है, एक पतली फिल्म है, उस पर इधर से दाब लगेगा तो फिल्म उधर से फूलेगा, इधर से दाब लगेगा इधर से फूलेगा, ज़्यादा दाब लगेगा फूट जाएगा। अब इधर से भी दाब लग रहा है, इधर से भी दाब लग रहा है, अब लगाओ जितना लगाना, कितना लग रहा है, बराबर लग रहा है, दिल्ली भी बड़ा खुश, ना इधर ना इधर, बराबर, ठीक। और इस तरह से क्या हो गया, वो झिल्ली को कुछ नहीं होगा। तो यही बात बोल रहा है यहाँ पे, अर्धपारगम्य झिल्ली पर सीधे दाब नहीं लगता, इस कारण से झिल्ली के फटने की संभावना नहीं होती है। एक दिशा में दबाव नहीं लगता, इसलिए दोनों दिशा में बराबर लगती है इसलिए। दूसरी बात है, इसमें समय कम लगता है। बहुत सारे प्रोसेस, आपने परासरण की क्रिया अगर आपने 9वीं 10वीं में किए होगी प्रैक्टिकल, तो आपको पता है कि बहुत समय लगता है उसमें, इसमें कम समय लगता है। दूसरी, सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, यानी कि यहाँ पर दूसरी बात है, एकदम सही परासरण दाब मापा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा है क्या? हाँ, 5वां नंबर लिख देता हूँ। मेरी बात समझो यहाँ से, है ना, थोड़ी सी। चूंकि सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, दूसरे विधियों में क्या होता था कि कितना पानी गति करा है उसके हिसाब से उसका परासरण दाब मापा जाता था। तो क्या होता है, जब पानी उसमें चला ही गया विलयन में, तो फिर प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी ना, विलायक चला गया तो तनु हो गया, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक्चुअली मिलेगा, असली का नहीं मिलेगा। तो ये वहाँ पर मिस्टेक होता, तो यहाँ पर वो मिस्टेक हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई गति के नहीं कर रहा है, इस कारण से। चलिए, सब क्लियर है? तो ये भी पूछते हैं आपसे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।